जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मानव पाचन तंत्र से रिलेटिव सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम 120 से ज़्यादा क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जिस भी एग्ज़ाम में जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पूछा जाता है या पर्टिकुलर साइंस के पाचन तंत्र से रिलेटिव जितने भी एमसीक्यू होंगे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पहले के वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 51 से शुरू है, क्योंकि हम इससे पहले लगभग 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। मानव दांत और मानव लार ग्रंथि और मानव जीव, दो वीडियो बने हैं। एक बना है मानव दांत के ऊपर, एक बना है मानव लार और जीव के ऊपर। तो अगर आपने नहीं देखे इससे पहले तो एक बार उन वीडियो को जाकर देख लो। तो यहाँ पे 51 से आगे के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का भाग है कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का भाग कौन सा है? ग्रासनली, ग्रसनी, आमाशय या जठर ग्रंथि। तो पाचन तंत्र और किसका, श्वसन तंत्र, दोनों का भाग है कौन सा? ग्रसनी। कौन सी है? ग्रसनी। ठीक है। जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स क्या होती है? पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का भाग होता है। और अगर इसकी लंबाई पूछे, इसकी लंबाई पूछे तो इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। होता क्या है कि जब भोजन निगलते समय क्या होता है कि जो ग्लोटिस होता है उसको एपिग्लोटिस, जो छेद होता है ये होता है मानव शरीर का सपोजिए है। यहाँ से सांस, भोजन अंदर जाता है, यहाँ से सांस को अंदर बाहर करती है। तो भोजन निकलते समय जो ग्लोटोइस होता है, एपिग्लोटोइस होता है, वो क्या करता है? इस हिस्से को बंद करता है और हमारा खाना क्या हो जाता है? भोजन नली में, ग्रास नली में प्रवेश करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम भोजन खाते समय बात करते हैं तो हमें गले लग जाता है। गले लगने का मतलब होता है कि जो हमारा माइंड है तुरंत सिग्नल नहीं दे पाता है कि ये भोजन है या हवा है, और वो क्या होता है, जो खाना होता है हमारी सांस नली में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें गले लगता है, खांसी लगती है। इसीलिए तो आपने घरों में देखा होगा पुराने टाइम पे लोग कहते हैं कि वो खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यही है कि क्योंकि जो खाना होता है हमारे क्या ना हो जाए, सांस नली में प्रवेश न कर जाए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देता है, एपिग्लोटिस क्या करता है, उस भोजन को भोजन नली और सांस नली के मध्य भेजता है। तो यानी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का भाग है क्या? फेरिंग्स, ग्रसनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है, यानी ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहा जाता है? एपिग्लोटिस को, सिप्टेर वॉल्व को, इलियोसिकल वॉल्व को या मैक्सिला को? तो जो ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है, अभी बोला मैंने आपको क्या कि भोजन नली और सांस नली दोनों को, सांस नली को ढकने का काम करता है कौन? एपिग्लोटिस। इसलिए क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। ये देखता है कि ये हवा है या खाना है, यानी वो किस साइड जाना है, तो इसलिए वो क्या करता है? ट्रैफिक पुलिसमैन की समान कार्य करता है। ठीक है। तो एपिग्लोटिस को क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन, ग्रास नली की लंबाई होती है, जो ओसोफेगस होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो याद रखना, जो ओसोफेगस होता है, ग्रास नली होती है, उसकी लंबाई होती है कितनी? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, ग्रास नली व आमाशय के मध्य पाया जाता जो भोजन को वापस आने नहीं देता, यानी ग्रास नली और आमाशय के मध्य, ठीक है, वो कौन सी रचना पाई जाती है जो भोजन को वापस आने नहीं देता? एपिग्लोटिस, सिप्टर वॉल्व, इलियोसिकल वॉल्व या मैक्सिला? तो जो ग्रास नली और आमाशय के मध्य पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सिप्टर वॉल्व पाया जाता है। ये क्या होता है कि जो ये ग्रास नली है, इस ग्रास नली और आमाशय के मध्य यहाँ पे पाया जाता है, जो क्या करता है? भोजन को अंदर तो आने देता है लेकिन इस भोजन को वापस जाने नहीं देता है। ठीक है। वो कहलाता है सिप्टर वॉल्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोजन के अनुसार अपना आकार बदलती है, ग्रास नली, ग्रसनी, आमाशय या जठर ग्रंथियाँ? ठीक है। तो जो भोजन के अनुसार अपना आकार बदलते हैं वो कौन सा है? ओसोफेगस है। ठीक है। ये होता क्या है कि ये भोजन के अनुसार आकार बदलती है, और इसी आकार बदलने के कारण भोजन क्या होता है? अंदर जाता है। यहाँ भोजन क्या करता है? आमाशय में प्रवेश करता है। ठीक है। यानी इसमें कर्मणाकुंचन गति होती है, और इसी आकार बदलने के कारण क्या होता है? भोजन अंदर प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन, आमाशय को मुख गुहा से जोड़ने का कार्य करता है, जो आमाशय होता है
जो हमारे स्टमक है उसको हमारे मुख गुहा से जोड़ने का काम कौन करती है? ग्रास नली, गर्सनी, आमाशय या जठर ग्रंथि। तो जो आमाशय को मुख गुहा से जोड़ने का काम कौन करता है? ग्रास नली। ठीक है, जो गर्सनी होती है, गर्सनी से ये क्या होता है? जुड़ा होता है, और ये नीचे से क्या होता है? आमाशय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉन्ड्रिया, पुंडलिक और पाइलोरिक वाल्व किसके भाग हैं? ग्रास नली के, गर्सनी के, आमाशय के या जठर ग्रंथि के? तो जो कॉन्ड्रिया, पुंडलिक और पाइलोरिक वाल्व हैं वो भाग हैं किसके? आमाशय, स्टोमक के भाग हैं। यही क्वेश्चन घुमा करके जो पशुधन अधिकारी का उत्तराखंड में पेपर हुआ था अभी एक दिन पहले, या जो आजकल चल रहा है, उसमें पूछा था कि जो पेट का पहला भाग है, पेट का पहला भाग, तो जो पेट है, आमाशय नहीं, उसने पूछा था, पूछने का मतलब था उसका आमाशय का जो पहला भाग है वो क्या कहलाता है? जो आमाशय का जो पहला भाग है वो कॉन्ड्रिया कहलाता है, मध्य का भाग जो होता है वो पुंडरीक कहलाता है, और जो सबसे अंतिम भाग होता है वो क्या कहलाता है? पाइलोरिक वाल्व कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवार का पाचन कहलाता है। जो पेप्सिन एंजाइम द्वारा क्या होता है? आमाशय की दीवार का पाचन होता है वो क्या कहलाता है? अल्सर, काइम, हेपेक्टोमी या कोलेस्टोकॉमी। तो जो पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवार का पाचन है वो कहलाता है अल्सर। क्या कहलाता है? अल्सर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, आमाशय में पाया जाने वाला लुगदी भोजन कहलाता है। यानी जो आमाशय में जो भोजन रहता है होता है क्या है? जब हम ग्रास नली से, ये ग्रास नली है, इस ग्रास नली से जब इस आमाशय में भोजन आता है, ये समझ लो कॉन्ड्रिया भाग है, कॉन्ड्रिया, ये मध्य का भाग पुंडलिक होता है, ये अंतिम भाग होता है पाइलोरिक वाल्व, और यहाँ से छोटी आंत जुड़ी होती है। ठीक है, तो उसने कहा कि आमाशय में पाए जाने जो यहाँ पे जो भोजन रहता है, इस जो लुगदी भोजन होता है वो लुगदी भोजन क्या कहलाता है? अल्सर, काइम, हेपेक्टोमी या कोलेस्टोकॉमी। तो जो आमाशय में लुगदी भोजन होता है वो कहलाता है काइम। क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, HCl का pH मान होता है, HCl का pH मान कितना होता है? 1.4, 1.5 से 2.5, 6.8 या 8.1 से 8.6। तो याद रखना जो HCl का pH मान होता है वो होता है 1.4। कितना होता है? 1.4। जो ये 6.8 होता है ये होता है किसका? लार का। इससे पहले अगर लार पे वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। ठीक है, और जो 8.1 से 8.6 होता है ये होता है पित्त रस का। कितना किसका होता है? पित्त रस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, HCl जठर ग्रंथियों की किन कोशिकाओं से निकलता है? पार्श्वीय कोशिकाओं से, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से, प्रधान कोशिकाओं से या गॉबलेट कोशिकाओं से? तो जो याद रखना HCl निकलता है वो HCl क्या निकलता है? इसकी जठर ग्रंथियों की किससे निकलता है? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से निकलता है। होता क्या है कि जो जठर ग्रंथियों की जो कोशिकाएं होती हैं, जठर ग्रंथियों की 3 कोशिकाएं होती हैं। एक होती है पार्श्वीय कोशिका, एक होती है ऑक्जेंटिक कोशिका, एक होती है प्रधान कोशिका। जो पार्श्वीय कोशिका होती है, पार्श्वीय कोशिका जो होती है वो B12 का अवशोषण करती है, विटामिन B12 का अवशोषण करती है। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो HCl का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, और जो प्रधान कोशिकाएं होती हैं वो पेप्सिनोजन देती हैं। क्या करती हैं? पेप्सिनोजन देती हैं। ठीक है, यानी पार्श्वीय कोशिकाएं B12 का अवशोषण करती हैं, एब्जॉर्बेशन करती हैं। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो होती हैं HCl का फॉर्मेशन करती हैं। जो प्रधान कोशिकाएं वो पेप्सिनोजन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में बदलने का कार्य करता है। जो निष्क्रिय प्रोरेनिन है उसको सक्रिय रेनिन में बदलने का कार्य कौन सी करती हैं? ठीक है, HCl, रेनिन, जठर रस या पेप्सिनोजन या पेप्सिन। तो जो निष्क्रिय प्रोरेनिन है, निष्क्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में बदलने का काम करता है कौन? HCl। ठीक है, ये निष्क्रिय प्रोरेनिन को और निष्क्रिय पेप्सिनोजन को, पेप्सिनोजन निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में भी कौन बदलता है? HCl बदलता है। और निष्क्रिय रेनिन को, प्रोरेनिन को भी सक्रिय रेनिन में कौन बदलता है? HCl बदलता है। ये दोनों याद रखना, पेप्सिनोजन को भी और रेनिन को भी सक्रिय कौन करता है? HCl करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को, अच्छा ये अभी बता दिया मैंने, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में बदलने का कार्य करता है कौन करता है? अभी बताया मैंने आपको, HCl करता है। कौन करता है? HCl करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन जठर ग्रंथि से कितना जठर रस स्रावित होता है? दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, आपके साथ की ज़रूरत है। तो प्रतिदिन जठर ग्रंथि से कितना जठर रस स्रावित होता है? 4 से 5 लीटर, 1.5 लीटर, 1 से 2 लीटर या 2 से 3 लीटर। ठीक है, तो याद रखना जो प्रतिदिन क्या होता है
जठर ग्रंथि से जठररस स्रावित होता है वो कितना होता है? 2 से 3 लीटर जठररस स्रावित होता है। कितना होता है? 2 से 3 लीटर जठररस। अगला क्वेश्चन, जठररस का पीएच मान होता है 1.4, 1.5 से 2.5, 6.8 या 8.1 से 8.6। तो याद रखना जो जठर ग्रंथि से निकलने वाला पीएच, जठर ग्रंथि से निकलने वाला पीएच मान है वो क्या है? उसका पीएच मान होता है कितना? 1.5 से 2.5। कितना होता है? 1.5 से 2.5। अभी बताया मैंने 1.4 पीएच मान होता है किसका? HCl का। ठीक है, किसका? HCl का, जो हमारे शरीर में पाया जाता है। और 6.8 होता है किसका? लार का। ठीक है, 8.1 से 8.6 होता है किसका? पित्तरस का। किसका होता है? पित्तरस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में जठर ग्रंथियों का प्रकार है पार्श्वीय, ऑक्जेंटिक, प्रधान या उपरोक्त सभी। मैंने अभी इससे पहले बताया था कि जो पार्श्वीय कोशिकाएं होती हैं, पार्श्वीय कोशिकाएं क्या करती हैं? B12 का अवशोषण करती हैं, B12 का ऑब्जर्वेशन करती हैं। जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? HCl का फॉर्मेशन करती हैं। और जो प्रधान कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? पेप्सिनोजन देती हैं। क्या करती हैं? पेप्सिनोजन देती हैं। ठीक है, पेप्सिनोजन देती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में जठर ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम्स हैं, यानी कौन सा एंजाइम है जो जठर ग्रंथियों से निकलता है? पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस या ट्रिप्सिन? अच्छा, निकलने वाला एंजाइम नहीं है, सॉरी नहीं है पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित में से जठर ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम नहीं, यानी कौन सा एंजाइम जठर ग्रंथियों से नहीं निकलता है? तो पेप्सिन तो निकलता है, रेनिन भी निकलता है, म्यूकस भी निकलता है। कौन सा नहीं निकलता है? ट्रिप्सिन नहीं निकलता। और ये क्या निकलता है? पैनक्रियाज से निकलता है, यानी अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, अग्नाशय से निकलता है। देखो जो पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को, जो प्रोटीन है, एक मिनट यहाँ पे इसको साफ करने दो। यहाँ पे याद रखना कि जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। किसको? प्रोटीन को पेप्टोन में। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। जो ये रेनिन है, दूध को दही में परिवर्तित करता है। दूध को किस में? दही में। और मुख्य रूप से याद रखना, छोटे बच्चों में एक चीज़ याद रखना, मुख्य रूप से ये किस में पाया जाता है? छोटे बच्चों में पाया जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा एंजाइम्स है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होता है, तो वो है रेनिन। इसीलिए जो वयस्क होते हैं, जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है या बुढ़ा हो जाता है, उसमें दूध पचाने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है? रेनिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करते हैं। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा बदलता है? अभी मैंने आपको बताया प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा बदलता है? पेप्सिन बदलता है। कौन बदलता है? पेप्सिन। और कहाँ से निकलता है? जठर ग्रंथि से। ठीक है, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहाँ से फॉर्मेशन होता है उसका। अगला क्वेश्चन, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पाए जाते हैं HCl में, पित्तरस में, अग्नाशय रस में या आमाशय में? तो याद रखना जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? हमारे पित्तरस में पाए जाते हैं। ठीक है, किस में पाए जाते हैं? पित्तरस में पाए जाते हैं। और जो ये बिलिरुबिन होता है, ये बिलिरुबिन क्या होता है? पीले रंग का होता है। किस रंग का? पीले रंग का। और जो हमारा लीवर क्या करता है? जो RBC का मृत RBC का खंडन करता है, RBC को तोड़ता है, वो तोड़ता है बिलिरुबिन में और बिलिवर्डिन में। और यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं? रुधिर से इस बिलिरुबिन को अवशोषित करती रहती है, उसका एब्जॉर्बेशन करती रहती हैं। अगर यकृत जो हमारा लीवर होता है इस बिलिरुबिन को लेना बंद कर दे तो ये संपूर्ण शरीर में फैल जाता है पीले रंग का, और यही रोग क्या कहलाता है? पीलिया रोग कहलाता है। आपने 10 बार सुना होगा पीलिया हो गए, तो यही रोग क्या कहलाता है? पीलिया रोग कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लीवर कुहन की दरारें पाई जाती हैं बड़ी आंत में, छोटी आंत में, लीवर में या ग्रासनली में? तो जो लीवर कुहन की दरारें पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती हैं? छोटी आंत में। और छोटी आंत के अगर स्पेशल पर्टिकुलर पूछा जाए तो डेड्यूम और इलियम भाग में पाई जाती है। डेड्यूम और इलियम भाग में पाई जाती है। ठीक है, इलियम भाग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः छोटी आंत की लंबाई होती है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर, 8 से 9 मीटर, 2 से 4 मीटर या 10 से 12 मीटर। तो सामान्यतः जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो होती है कितनी? 6 से 7 मीटर। कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। अगला क्वेश्चन, भोजन का पूर्ण पाचन एवं अवशोषण किस भाग में होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, लीवर में या ग्रासनली में? तो जो भोजन का पूर्ण पाचन एवं अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छोटी आंत का भाग नहीं है, ड्यूडियम, जैजुअम, इलियम या सिकम?
तो जो छोटी आंत का भाग कौन सा नहीं है, सिकम नहीं है, क्योंकि सिकम क्या है, बड़ी आंत का भाग है। किसका भाग है, बड़ी आंत का। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, एक होता है सिकम, एक होता है सिकम, एक होता है कोलम, सिकम, कोलोन और रेक्टम, 3 भाग होते हैं, ठीक है। और डेडियम, जैजियम, इलियम क्या है, छोटी आंत के भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन, यकृत और अग्नाशय छोटी आंत के किस भाग में आते हैं, बड़ी आंत में। अच्छा, यकृत और अग्नाशय छोटी आंत के किस भाग में आते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा, छोटी किस भाग में आते हैं। तो चलो मैं यहीं पे ऊपर वाले में समझा देता हूँ, याद रखना। यहीं पे सबसे पहला भाग होता है ड्यूडियम, दूसरा भाग होता है जैजियम और तीसरा भाग होता है इलियम। तो जो यकृत और अग्नाशय हैं वो छोटी आंत के ड्यूडियम भाग में आते हैं। किस भाग में आते हैं, ड्यूडियम, डेडियम भाग में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत का कौन सा भाग वसा पाइसीकरण करता है, वसा पाइसीकरण, ड्यूडियम, जैजियम, इलियम या सिकम। तो जो छोटी आंत का सबसे कौन सा भाग वसा पाइसीकरण करता है वो है डेडियम। क्या है, डेडियम, ठीक है। और जो यहीं पे ये चीज़ समझ लो, जो डेडियम होता है ये यू आकार की नली होती है। फर्स्ट भाग है जो कहाँ पे, जब मैंने ऊपर से ग्रास नली बनाई थी, ग्रास नली के बाद मैंने तुम्हें कहा था ये आमाशय है, यहाँ से छोटी आंत जुड़ी रहती है। तो जो आमाशय से जुड़ा हुआ ये भाग होता है, यही भाग क्या कहलाता है, ड्यूडियम कहलाता है, डेडियम कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत के हार्मोन हैं गैस्ट्रिन, मोटिलिन, सिक्रेटिन या उपरोक्त सभी। तो छोटी आंत के क्या हैं, तीनों के तीनों छोटी आंत के हार्मोन हैं। अब यहाँ पे देख लो, जो गैस्ट्रिन होता है, ये गैस्ट्रिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन भी कहलाता है। क्या कहलाता है, पेप्टाइड हार्मोन कहलाता है। वैसे समझते भी जाओ, जो अलग से की पॉइंट बता रहा हूँ, पेप्टाइड हार्मोन कहलाता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है कि जो ये HCl के श्रावण, जो HCl का फॉर्मेशन होता है, उस HCl के फॉर्मेशन को प्रेरित करता है। किसके फॉर्मेशन को, गैस्ट्रिन क्या करता है, जो गैस्ट्रिन होता है वो HCl के फॉर्मेशन को प्रेरित करता है। अगला है मोटिलिन। जो ये मोटिलिन है ये आंत की एम सेल से निकलता है, एम कोशिकाओं से निकलता है, ठीक है, एम कोशिकाओं से निकलता है। और ये क्या करता है, पेप्सिन के स्राव को प्रेरित करता है। किसके, पेप्सिन के स्राव को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो ये सिक्रेटिन है, अगला हो गया क्या, सिक्रेटिन। तो जो ये सिक्रेटिन होता है ये एस कोशिकाओं से निकलता है और अग्नाशय रस के श्रावण को नियंत्रित करता है। किसके, अग्नाशयी रस को, ठीक है, अग्नाशयी जो पैनक्रियाज जूस होता है उस पैनक्रियाज जूस के फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, मोटिलिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ड्यूडियम, जैजियम, इलियम या सिकम। तो सिकम तो इसका भाग है ही नहीं, ये शुरू में बता चुका हूँ। तो जो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है कौन सा, इलियम। कौन सा होता है, इलियम। यहीं पे समझ लो, जो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है इलियम हो गए, सबसे बड़ा भाग हो गए। उससे जो छोटा होता है वो होता है जैजुयम, और जो सबसे छोटा भाग होता है डेडियम, ठीक है। तो जो इलियम होता है, इलियम की लंबाई लगभग मान के चलो 3.5 मीटर होती है। जो जैजुयम भाग होता है इसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है। और जो ये है इसकी लंबाई समथिंग 1 मीटर मान के चलो, कितनी होती है, 1 मीटर होती है, ठीक है, कितनी होती है, 1 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन, बड़ी आंत की लंबाई होती है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी है, 6 से 7 मीटर। अभी मैंने आपको बताया किसकी होती है, छोटी आंत की लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर, 2 से 4, 10 से 12 मीटर। तो बड़ी आंत की लंबाई होती है कितनी, 1 से 1.5 मीटर होती है। और अगर चौड़ाई पूछे तो 6 से 7 सेंटीमीटर होती है, 6 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बड़ी आंत का भाग है, ये भी मैंने आपको आगे बता दिया था, ड्यूडियम, जैजियम, इलियम, सिकम। कौन सा है, सिकम, क्योंकि बड़ी आंत का मैंने आगे भी बताया था आपको कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन से होते हैं, एक तो सिकम हो गए, दूसरा कोलोन हो गए और तीसरा रेक्टम हो गए। कौन सा हो गए, रेक्टम, ठीक है, सिकम, कोलोन और रेक्टम। अगला क्वेश्चन, क्रीमीरूम परसेसिका अवशेषी अंग बड़ी आंत के किस भाग में पाया जाता है। जो क्रीमीरूम परसेसिका है वो बड़ी आंत के किस भाग में पाया जाता है, सिकम में, कोलोन में, रेक्टम में या उपरोक्त सभी में, क्रीमीरूम परसेसिका। तो या एक चीज़ यहाँ पे पहले समझ लो, जो ये क्रीमीरूम परसेसिका है ये मुख्य रूप से आज हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। और किस भाग में पाई जाती है, सिकम भाग में पाई जाती है। किस भाग में, सिकम भाग में पाई जाती है। ये मुख्य रूप से यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इसका काम क्या होता है, सेल्यूलोज का पाचन करना। क्या होता है,
सेल्यूलोज का पाचन करना। ठीक है, सेल्यूलोज का पाचन करना क्या है, इस कृमि रूप परिसेचिका का कार्य होता है। मुख्य रूप से उन जो घास खाने वाले जानवर है, कौन से, जो जानवर घास खाते हैं, तो उन जानवरों में ये पाई जाती है और सेल्यूलोज का पाचन करती है। मानव शरीर में इसका कोई प्रयोग नहीं है, जिसके कारण क्या है, अवशेषी अंग के रूप में विद्यमान रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका ये आकार में वृद्धि कर देता है, और इसी के आकार में जब ये वृद्धि करता है तो हमारे पेट में दर्द करने लगता है। और इसी को तो आपने सुना होगा अपने घरों में कि इसका आजकल अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है। तो यही वो क्या है, इसका क्या किया जाता है, जो ये कृमि रूप परिसेचिका है, इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन, इसको काट करके फिर अलग करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छोटी आंत व बड़ी आंत के जोड़ पर पाया जाता है जो भोजन को वापस आने नहीं देता है। एक चीज़ आता है, क्या बोला उसने, छोटी आंत का अंतिम भाग कौन सा था, अभी मैंने आपको बताया था इलियम। और जो बड़ी आंत का पर पहला भाग कौन सा है, सिकम। ठीक है, कौन सा है, सिकम। तो इन दोनों के बीच वो कौन सी रचना होती है जो भोजन को भोजन को अंदर तो जाने देता है लेकिन वापस आने नहीं देता है। ठीक है, एपिग्लोटोइस। अभी मैंने आपको बताया कि जो एपिग्लोटोइस है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो एपिग्लोटोइस है, वो एपिग्लोटोइस क्या है, ग्रास नली और आमाशय के बीच की रचना है जो भोजन को आने तो देता है, लेकिन जो एपिग्लोटोइस है, एपिग्लोटोइस क्या थी, जो गर्सनी थी और ग्रास नली के बीच की भाग की रचना थी। जो सिप्टर वॉल था वो ग्रास नली और आमाशय के बीच की रचना थी। तो जो क्या है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पे पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं क्या, इलियोसिकल वॉल्व पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, इलियोसिकल। और जो मैगजिला है, ऊपरी जबड़ा कहलाता है मैगजिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टीरिया कोलाई बड़ी आंत के किस भाग में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टीरिया कोलाई। जो स्टीरिया कोलाई होता है, ये क्या करता है, जो हमारे शरीर में क्या करता है, विटामिन के और B12 का फॉर्मेशन करता है। विटामिन के और B12 का जो निर्माण करता है वो क्या है, स्टीरिया कोलाई है। और ये क्या करता है, बड़ी आंत के, ये पूछा किस भाग में पाया जाता है, तो सिकम, कोलोन, रेक्टम, उपरोक्त सभी नहीं, ये किस भाग में पाया जाता है, कोलोन भाग में पाया जाता है। तो ये स्टीरिया कोलाई क्या करता है, एक तो विटामिन के और B12 का फॉर्मेशन करता है। दूसरा ये क्या करता है, जो हमारा छोटी आंत से पचा हुआ भोजन जब बड़ी आंत में आता है तो उस पचे हुए भोजन को क्या करता है, मल में बदल देता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो जो ये स्टीरिया कोलाई है, इसका बड़ी आंत के साथ क्या पाया जाता है, सहजीवन पाया जाता है। सहजीवी तो पढ़ाई होगा आपने, तो सहजीवन पाया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, भोजन उसी से प्राप्त करता है और उसके जो बचा हुआ भोजन है उसको मल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बड़ी आंत का अंतिम भाग जो मलाशय में खुलता है कौन सा है, सिकम, कोलोन, रेक्टम या उपरोक्त सभी। तो जो बड़ी आंत का अंतिम भाग जो मलाशय में खुलता है वो कौन सा है, रेक्टम है। ठीक है, याद रखना कि अब जो ये रेक्टम है, जो सिकम है पहला भाग है, जो यहाँ पे होता है इलियोसिकल वॉल्व होता है, छोटी आंत के साथ जुड़ा हुआ। जो कोलोन होता है मध्य का भाग होता है और सबसे बड़ा भाग भी है, लगभग 1.3 मीटर लंबी संरचना होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आरोही कोलोन, जिन्होंने मोस्टली साइंस का पेपर देना है उनके लिए आरोही कोलोन। दूसरा होता है अवरोही कोलोन, और तीसरा होता है अनुप्रस्थ कोलोन। क्या होता है, अनुप्रस्थ कोलोन। ठीक है, अनुप्रस्थ कोलोन, ये 3 भाग होते हैं। तो उसने कहा कि बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है रेक्टम। अब जो ये रेक्टम है, इस रेक्टम की लंबाई क्या होती है, अब इस रेक्टम के बारे में चर्चा यहीं पे कर लो, क्योंकि आगे इतने सारे क्वेश्चन बने हैं नहीं बने पता नहीं। जो रेक्टम होता है, रेक्टम क्या होता है, एक 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, हमारे मलाशय में खुलती है, अंतिम मलाशय में खुलती है और मल त्याग किया जाता है। मल त्याग तो सुबह सुबह से भी लोग करते हो आप लोग, तो ये समझ लो जहाँ से आपका मल बाहर निकलता है उसके जस्ट वो ऊपर क्या हो गए, जो उसका 1 इंच वाला जो गुद्दा वाला भाग है उससे ऊपर वाला जो भाग नली होगी वो क्या कहलाती है, रेक्टम कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मल में गंध किसके कारण आती है, इंडोलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ए एंड बी दोनों या कोई नहीं। तो याद रखना, मल में जो गंध आती है ए और बी दोनों, यानी मल में गंध का कारण क्या है, इंडोलिक और एसिटिक अम्ल है। यानी इंडोलिक और एसिटिक अम्ल के कारण क्या होती है, मल में गंध आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाचक ग्रंथि होती है अंतःस्रावी, बहिस्रावी, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो याद रखना, जो पाचन ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, बहिस्रावी होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, बहिस्रावी। और क्यों होती हैं, क्योंकि क्या करती हैं, एंजाइम का स्राव करती हैं, एंजाइम का स्राव करती हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाती हैं, एंजाइम का स्राव करती है, इसे क्या कहलाती हैं, बहिस्रावी कहलाती है। जो अंतःस्रावी होती हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन का स्राव करती हैं, हार्मोन का स्राव करती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो कितनी हैं, 9, और जो बहिस्रावी हैं वो कितनी हैं, 7। ठीक है,
बाकी इन पे अलग से वीडियो लेके आऊँगा, पता चल जाएगा। दोस्तों आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है और ना तो आपको वीडियो लाइक करने से कुछ जाता है। बस इतना समझ लो, अगर आप किसी को प्रमोट करते हो तो ज़िंदगी में कोई ना कोई कभी तुम्हें कहीं किसी न किसी मोड पे तुम्हें भी प्रमोट करेगा। अगला क्वेश्चन, आंतरस के एंजाइम हैं। आंतरस के एंजाइम कौन से हैं? सुक्रेज, माल्टेज, लाइपेज, ये सभी। तो आंतरस के क्या है? सभी, ये सभी क्या है? एंजाइम है। अब यहीं पे इन सबको समझ लो। जो सुक्रेज है, ये सुक्रेज क्या करता है? जो सुक्रोज होता है, क्या? सुक्रोज, इस सुक्रोज को बदलता है किस में? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में। ठीक है, फ्रैक्टोज में। याद रखना, जो आंतरस का सुक्रेज है वो सुक्रेज एंजाइम क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदलता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देख लो माल्टेज। जो ये माल्टेज होता है, ये माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में बदलता है। किसको? माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में। ठीक है, ग्लूकोज शर्करा में बदलता है। हो गए? यानी सुक्रेज ने क्या किया? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदला। माल्टेज ने क्या किया? माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में बदला। और याद रखना, यहीं पे जो ये लाइपेज है, यहीं पे जो ये लाइपेज है, ये लाइपेज क्या करता है? जो ये लाइपेज है, ये इमल्सीकृत वसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदलता है। जो इमल्सीकृत वसा होती है उसको बदलता है किस में? ग्लिसरीन और फैटी एसिड में। ग्लिसरीन प्लस फैटी एसिड में, फैटी एसिड में। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो आंतरस के, जो आंत के एंजाइम होते हैं वो किसको किस में बदलता है? सुक्रेज, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में। और जो लाइपेज होता है, इमल्सीकृत वसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदलता है। ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंतरस का एंजाइम लैक्टेज लैक्टोज को बदलता है। जो आंतरस का एंजाइम होता है, जो लैक्टेज होता है, वो लैक्टोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। अमीनो अम्लों में, ग्लूकोज फ्रैक्टोज में, या ग्लूकोज शर्करा में। तो याद रखना, जो आंतरस का लैक्टेज होता है वो क्या करता है? लैक्टोज, जो ये लैक्टोज है उस लैक्टोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है। ठीक है, और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में मैंने अभी आपको बताया था कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में किसको कौन बदलता है? सुक्रेज। कौन बदलता है? सुक्रेज। अभी आगे आया था। जो सुक्रेज होता है, जो सुक्रेज होता है वो सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को क्या करता है? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदलता है। ठीक है, और जो माल्टोज होता है वो माल्टोज क्या करता है? माल्टेज होता है, वो माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को क्या करता है? ग्लूकोज शर्करा में बदलता है। और जो ये अमीनो अम्ल है, इरैप्सिन एक होता है। कौन सा? इरैप्सिन। इरैप्सिन, वो इरैप्सिन क्या करता है? प्रोटीन और पेप्टोन को, किसको? प्रोटीन और पेप्टोन को किस में बदलता है? अमीनो अम्लों में बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंतरस का एंजाइम अभी आया था इरैप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन को किस में बदलता है? तो अभी हमें पता है कि जो आंतरस का एंजाइम होता है वो इरैप्सिन किसको किस में बदलता है? प्रोटीन और पेप्टोन में। कौन बदलता है? प्रोटीन और पेप्टोन को किस में बदलता है? अमीनो अम्लों में। अमीनो अम्लों में बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, आमाशय, अग्नाशय या आंत? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? हमारा लीवर है। कौन सा है? लीवर है। लीवर है। ठीक है, यकृत है। अगला क्वेश्चन, यकृत का अध्ययन कहलाता है लिथोट्रिप्सी, कोलिस्टोकॉमी, हेपेटोलॉजी या हिमेटोलॉजी? तो जो लीवर का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। और जो हिमेटोलॉजी क्या कहलाता है? वो किसका कहलाता है? ब्लड का। किसका कहलाता है? ब्लड का। इससे पहले ब्लड के ऊपर टोटल जो हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र है उसके ऊपर 3 वीडियो बने हैं, लगभग 1.5 घंटे के MCQ हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आपको रुधिर परिसंचरण के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या बायो के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंतर्गत आपको ये 3 वीडियो मिल जाएंगे, आप जा करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, लीवर को दान करने की क्रिया कहलाती है लिथोट्रिप्सी, हेपेटेक्टोमी, हेपेटोलॉजी या हिमेटोलॉजी? तो जो लीवर को दान करने की जो क्रिया होती है, जो लीवर का जो बदला जाता है वो क्रिया कहलाती है क्या कहलाती है? हेपेटेक्टोमी। क्या कहलाती है? हेपेटेक्टोमी। अगला क्वेश्चन, शरीर के अंदर रुधिर को जमने नहीं देता। अब एक चीज़ है कि जो जब हमारा क्या होता है, जो ब्लड होता है, जब ब्लड बाहर निकलता है तो वो जम जाता है कुछ देर के बाद, लेकिन शरीर के अंदर कौन सी वो पदार्थ है जो शरीर के अंदर रुधिर को जमने नहीं देता? HCl, इंसुलिन, हेपेरिन या ग्लूकोन?
तो क्या होता है, जो हेपेरिन है उस हेपेरिन के वो हेपेरिन होता है वो हेपेरिन क्या होता है कि हमारे अंदर शरीर के अंदर क्या नहीं करने देता, रुधिर को जमने नहीं देता। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है या कौन करता है, तो जो लीवर होता है हमारा यकृत होता है, वो यकृत क्या करता है, इस हेपेरिन का निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अग्नाशयी रस व जठर लाइपेज को सक्रिय करता है। जो अग्नाशयी रस है, जो हमारा पैनक्रियाज जूस है, और जठर लाइपेज है, उसको सक्रिय करने का कार्य कौन करता है, पित्त रस, HCl, जठर लाइपेज, इंसुलिन। तो उसको सक्रिय करने का काम करता है क्या, पित्त रस। याद रखना, जो हमारा लीवर होता है, जो हमारा लीवर है, तो लीवर पे क्या होती है, एक थैलेन के समान रचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, पित्ताशय, अगर पूछा जाए पित्ताशय कहाँ पाया जाता है, तो हमारे लीवर के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और वही पित्ताशय क्या करता है, इस पित्तरस का श्रावण करता है, इस पित्तरस का फॉर्मेशन करता है, और ये पित्तरस क्या करता है, अग्नाशय रस और जठर लाइपेज को सक्रिय करने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पित्त रस का pH मान होता है, पित्त का pH मान कितना होता है, 8.1 से 8.6, 6.8, 7.9 से 8.1 या 7.4। तो याद रखना, जो पित्त रस का pH मान होता है वो कितना होता है, 8.1 से 8.6 होता है। जो 6.8 होता है मैंने अभी आपको बताया था किसका होता है, लार का होता है। 7.9 से 8.1 किसका होता है, हमारे अग्नाशयी रस का, जो पैनक्रियाज अग्नाशयी रस का, जो हमारे पैनक्रियाज जूस होता है उसका pH मान होता है 7.9 से 8.8। जो 7.4 होता है वो किसका होता है, रक्त का होता है, किसका होता है, हमारे ब्लड का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लवण व वसा के पाचन में सहायक है। जो लवण और वसा के, जो हमारी शॉर्ट होती है और जो फैट्स होते हैं, उनके पाचन में कौन मदद करता है, पित्त रस, HCl, जठर लाइपेज या इंसुलिन। तो उनके पाचन में मदद करता है कौन सा, पित्त रस उनके पाचन में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पित्त रस को पित्ताशय में लाने का कार्य करती है। जो पित्त रस है, उस पित्त रस को पित्ताशय में कौन लेके आती है, सिस्टिक डक्ट, पित्तवाहिका, ग्रास नली या हेपेटिक डक्ट। तो जो पित्त रस है, पित्त रस को पित्ताशय में लाने का कार्य कौन करती है, सिस्टिक डक्ट करती है। कौन सी करती है, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पित्त रस का रंग हरा किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण, बिलवर्डिन के कारण, सोडियम कार्बोनेट के कारण या सोडियम ग्लाइकोलेट के कारण। तो याद रखना, जो पित्त रस का रंग हरा होता है वो किसके कारण होता है, बिलवर्डिन के कारण होता है, बिलवर्डिन के कारण होता है। जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन के कारण क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है, क्या है, प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा का रंग क्या होता है, पीला होता है। प्लाज्मा का रंग अगर कभी पूछा जाए पीला किसके कारण होता है, तो क्या हो, आंसर क्या होगा, बिलिरुबिन के कारण। अगर आप, मैंने अभी इससे पहले बोला, हमारे ब्लड के ऊपर पूरा रुधिर परिसंचरण तंत्र के 150 MCQ कराए गए हैं। वहाँ पे ब्लड और हार्ट के बारे में टोटल MCQ हैं। अगर आपने देखना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हो। जो बिलवर्डिन है उसके कारण क्या होता है, पित्त रस का रंग हरा होता है। ठीक है, और जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट हैं, ये पित्त रस में पाए जाने वाले सोडियम सॉल्ट पाए जाते हैं। कौन से, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए, सोडियम सॉल्ट। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि पित्त रस में कौन से सोडियम सॉल्ट पाए जाते हैं, तो तब आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण धमनियों में होने वाला रोग है। यानी जब जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण हमारे धमनियों में होने वाला रोग कौन सा है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, लिवर सिरोसिस, ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियल दमा। तो जो कोलेस्ट्रॉल के कारण हमारे शरीर में, हमारी धमनियों में होने वाला जो रोग है वो कहलाता है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहलाता है। ठीक है, होता क्या है कि जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो रुधिर वाहिकाओं में जमने लगता है, जिसके कारण जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बाधित होने लगता है। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस रोग के कारण क्या होता है, हृदय घात होने का खतरा हो जाता है। क्या, हृदय घात, हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ता जाता है। ठीक है, यही रोग क्या कहलाता है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहलाता है। जो लिवर सिरोसिस होता है वो क्या होता है, लिवर का खराब होना, लिवर का खराब यानी यकृत खराब होने को क्या कहते हैं, लिवर सिरोसिस कहलाते हैं। अब ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल दमा दोनों के दोनों क्या हैं, श्वसन तंत्र से संबंधित हैं। ठीक है, जो हमारी क्या है, फेफड़ों की बीमारियां हैं दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में सामान्यतः कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पाई जाती है 120 से 80, 180 से 200, 100 से 150 या 200 से 300। तो जो हमारे मानव शरीर में सामान्यतः कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है कितनी, 180 से 200 mg। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पित्ताशय नहीं पाया जाता है। अच्छा, किस जानवर, किस में, यहाँ पे किस में पित्ताशय नहीं पाया जाता है, घोड़े में, व्हेल में, मछली में, उपरोक्त सभी में। तो याद रखना, घोड़ा हो गया, व्हेल, मछली, उपरोक्त सभी, यानी किसी में भी इनमें से क्या पित्ताशय नहीं पाया जाता है। घोड़ा हो गए, व्हेल हो गए, मछली हो गई, इसके अलावा अगर देखना चाहे चूहे हो गए। ठीक है, तो
तो घोड़ा, मछली, व्हेल, चूहे, इनमें क्या नहीं पाया जाता है? पित्ताशय नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन कितना पित्तरस स्रावित होता है, यानी प्रतिदिन कितना पित्तरस स्रावित? 1 से 8 लीटर, 180 से 180 ml होगा। अच्छा, 180 ml से 2 लीटर, 600 ml से 1 लीटर, या 2 से 3 लीटर। तो याद रखना, जो प्रतिदिन हमारे शरीर में पित्तरस का श्रावण होता है वो होता है 600 ml से 1 लीटर के मध्य। कितना होता है? 600 ml से 1 लीटर के मध्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लीवर खराब होना कहलाता है। इससे पहले अभी मैंने आपको बताया था एरिथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है? हृदय में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके जमने के कारण जो हृदय घात का खतरा होता है वो क्या होता है? एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहलाता है। और लीवर खराब होना कहलाता है क्या? लीवर सिरोसिस कहलाता है। ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल दमा दोनों क्या हैं? फेफड़ों की बीमारियां हैं। किसकी हैं? फेफड़ों की बीमारियां हैं। ठीक है। जो फेफड़ों की मुख्य बीमारियां हैं उनमें वही आता है, ब्रोंकाइटिस हो गए, ब्रोंकाइल दमा हो गए, एफाइसीमा हो गए, निमोनिया हो गए, जुकाम हो गए, इन्फ्लुएंजा हो गए। यही 4-5 रोग हैं। और आजकल तो आप देख ही रहे हो कि फेफड़ों का मुख्य क्या हो गए? कोरोना वायरस हो गए, है ना। अगला, इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना कहलाता है। किसकी सहायता से? इंसुलिन। याद रखना, जो ये इंसुलिन होता है ये कहाँ से निकलता है? हमारे पैनक्रियाज से इसका फॉर्मेशन करता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनेलिसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, या कोई नहीं। तो इंसुलिन की सहायता से ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज की सहायता से ग्लाइकोजन का पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो जो ग्लूकोन की सहायता से ग्लाइकोजन का पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होना कहलाता है ग्लाइकोजिनोलिसिस कहलाता है। जिनोलिसिस कहलाता है। ठीक है। यानी इंसुलिन की सहायता से ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनना ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लूकोन की सहायता से फिर से इस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तित होने की क्रिया ग्लाइकोजिनेलिसिस कहलाता है। ठीक है। और जो ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, इसको भी यहीं पे समझ जाओ। जो ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी पाई जाती है। किसकी कमी? कार्बोहाइड्रेट्स की कमी पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के कारण जब हम अन्य क्या लेते हैं? वसा, प्रोटीन, इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो क्रिया ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाती है। सिंपल तरीके से तीनों को समझ लो एक बार। क्योंकि अब तक जो बच्चे बने हैं उनको पढ़ना है, इसका मतलब, तो इसके यह इसलिए समझा रहा हूँ। जब हम इंसुलिन की सहायता से ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोन की सहायता से ग्लाइकोजन का फिर से ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस, और जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, अन्य वसा, प्रोटीन, इनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो वो क्रिया कहलाती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लीवर में ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होता है? जो हमारा लीवर है, जो हमारा यकृत है, हमारे यकृत में जो ग्लूकोज होता है किस रूप में स्टोर होता है? तो वो होता है किसके? जो शरीर है उसमें जो ग्लूकोज होता है किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है यकृत, आमाशय, अग्नाशय और आंत। तो याद रखना, जो ये अग्नाशय है वो क्या कहलाती है? मिश्रित ग्लैंड कहलाती है। क्या कहलाती है? मिश्रित ग्लैंड कहलाती है। क्योंकि ये क्या करती है? हार्मोन और एंजाइम दोनों का फॉर्मेशन करती है। हार्मोन और एंजाइम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो मिश्रित ग्रंथि है, मैंने अभी आपको बोला था कि जो बहिस्रावी होती हैं वो एंजाइम का स्राव करती हैं, और जो अंतःस्रावी होती हैं वो हार्मोन का स्राव करती है। लेकिन अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है जो दोनों का स्राव करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी यही है। ठीक है। तो ये इसकी क्या होती हैं कि इसकी जो अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएँ हैं वो क्या करती हैं? हार्मोन का स्राव करती है। जो इसकी एफ कोशिकाएँ होती हैं वो क्या करती हैं? एंजाइम का स्राव करती हैं। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग और बेस्ट ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लैंगरहैंस ने, या फंक ने? तो जो इंसुलिन की खोज की थी वो किसने की थी? बैटिंग और बेस्ट ने की थी। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने किसकी की थी? पेंसिलिन की। किसकी की थी? पेंसिलिन की खोज। प्रथम एंटीबायोटिक है। ठीक है। लैंगरहैंस ने किसकी की थी? अग्नाशय की, अग्नाशय की पैनक्रियाज की खोज की थी। और जो फंक है, फंक ने किसकी की थी? विटामिन की खोज की थी। यहीं पे और चीज़ों को समझते जाओ, ये तो है नहीं कि आपके काम का नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन दिवस, मधुमेह दिवस। जो इंसुलिन बोलो, मधुमेह बोलो, या डायबिटीज बोलो, कोई भी बोलो, इंसुलिन दिवस कब मनाया जाता है?
14 नवंबर को, 5 जून को, 14 सितंबर को या 14 नवंबर को। तो जो इंसुलिन दिवस मधुमेह दिवस है वो कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। 5 जून को पर सबको पता है आपको क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ अन्य दिवस भी याद रखते जाओ, क्योंकि सारी काम, कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो काम का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय रस के एंजाइम है, जो अग्नाशय रस के एंजाइम है वो कौन कौन से हैं? लाइपेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज 2 बार आ गए, ये लाइपेज यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, लाइपेज, ट्रिप्सिन और यहाँ पे एक और लिख दो एमाइलेज, एमाइलेज। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो अग्नाशय रस के एंजाइम क्या हैं? उपरोक्त सभी हैं। अब यहाँ पे याद रखना, अगर तुम याद रखना चाहते हो तो मैंने इसको याद रखा था एक तरीके से, लैट याद करके, लैट। ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो जो ये लाइपेज होता है ये क्या करता है, यहीं पे इसको एक बार मुझे क्लियर करने दो। अब देखो यहाँ पे जो ये लाइपेज होता है, ये लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। जो ये ट्रिप्सिन होता है ये क्या करता है? पेप्टोन को अमीनो अम्लों में बदलता है, अमीनो अम्लों में बदलता है। ठीक है, अमीनो अम्लों में बदलता है, अम्लों में बदलता है। और जो ये लाइपेज होता है, जो एमाइलेज है यहाँ पे, ठीक है, मैंने एमाइलेज लिखा दिया था क्योंकि लाइपेज ऊपर गए। जो एमाइलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। ठीक है, और याद रखने की ट्रिक है लैट। लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और जो ट्रिप्सिन है पेप्टोन को अमीनो अम्लों में बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना कहलाता है मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइकोलेट या एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। तो याद रखना, इंसुलिन की कमी से मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा कहलाता है हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कहलाता है? हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। और जो ये हाइपोग्लाइसीमिया है, इस रोग में क्या होता है? एक तो जनन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, जनन कम, और दूसरा क्या होता है? दृष्टि क्षमता कम होती है, दृष्टि कम हो जाती है, देखने की क्षमता और जनन क्षमता दो चीज़ें कम हो जाती है। किससे? हाइपोग्लाइसीमिया से। ठीक है, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पे करा दिए गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।